जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम शानदार होंगे, एकदम अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को करते हुए चल रहे होंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए साथ ही जिन चीज़ों का त्याग करना होता है, उम्मीद करूंगा आप उन सभी का त्याग करते होंगे और एकाग्र होकर के पढ़ते रहते होंगे। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पीजेंट रिवोल्ट। दरअसल में साथी 3 तरह के विद्रोह हुए और यहाँ पर हमारा जो मुख्य नज़र होगा वो होगा 1857 की जो क्रांति थी उसको। जैसे कहा गया कि वो जरूरी नहीं है हम उसको बोले कि वो पहली ही क्रांति थी, उससे पहले भी कई जगह पर विद्रोह हुए। लेकिन उन सब की तुलना में 1857 का विद्रोह एक बड़ा विद्रोह था। लेकिन उससे पहले भी अगर हम बात करें, कुछ आपका सिटीजन्स ने, जो सिविलियंस थे, उन्होंने रिवोल्ट किए आपका, यानी नागरिक विद्रोह हुए। अगर हम बात करें आपका, जनजातियों ने, आदिवासियों ने विद्रोह किए ब्रिटिश शासन के खिलाफ या फिर उस समय के जमींदारी प्रथा के खिलाफ में, या यूँ कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही उन सब के लिए जिम्मेदार थी, अंग्रेजी शासन ही उन सब के लिए जिम्मेदार था। और तीसरा विद्रोह हम उसमें पढ़ेंगे किसान विद्रोह। तो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण साथी टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाना। और आज की कक्षा में जो हम बात करेंगे किसी भी विद्रोह के बारे में, तो उस विद्रोह में सबसे प्रमुख बात तो ये होगी कि वह विद्रोह किस स्थान पर हुआ, परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, किस वर्ष में हुआ आपका, और साथ में उसका कारण क्या था और उसका नेतृत्व किसने किया, यानी उस विद्रोह के, उस रिवोल्ट के नेता कौन थे। तो ये 4 बिंदु हमें हर आंदोलन के बारे में आपका नोट करने हैं और इन्हीं से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ऐसा कोई परीक्षा नहीं है ना पूछे जाते। तो कैसे हैं आप सब लोग? निशा धाकड़, पंडित, पूजा, खुशी, सुप्रिया, चंद्रशेखर, अपू सिंह, मिथिलेश, दाऊद, कोमल, विनय, सुरजीत, मोनालिशा, अनिल, सतपाल, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा एकदम दिल से स्वागत है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। तो थम्स अप कर दीजिए जी, शुरू करें एक बार हम क्लास को और कंटिन्यू करें फिर हम इसको बार। ठीक है, तो नोट बनाना है अपना किसान विद्रोह। तो इसके लिए एक अच्छा सा नोट क्या बना सकते हैं आप, लिखना 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व यानी कि 1857 के पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, असंतोष, असंतोष का मतलब क्या होता है? जो नाराजगी हो या विरोध हो आपका, इसमें हम कह सकते हैं आपका क्या बोलेंगे, आ, इसमें मास जन असंतोष, मास अपराइजिंग, मास अपराइजिंग, मास अपराइजिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नाराजगी बिफोर 1857, बिफोर 1857। और एक इतिहासकार हुए हैं दोस्त, उनका नाम है विपिन चंद्रा। तो विपिन चंद्रा कहते हैं कि भारत के जो ये जन असंतोष है आपका, जो जनता के में जो असंतोष पैदा हुआ, उसको हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। और उसको पढ़ा भी जाता है कितनी श्रेणियों में विभाजित करके, 3 श्रेणियों में। किसके अनुसार? विपिन चंद्रा के अनुसार। तो ये जो जन असंतोष आपका, जन असंतोष आपका जो फैला, इसको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कैन बी कैटेगराइज इन, 3 श्रेणियों में विभाजित, विभाजित करते हैं। कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज किया जाता है। जैसे, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, पहली बात बहुत ध्यान से नोट बनाना, नागरिक विद्रोह। जगह जगह पर जो नागरिकों ने विद्रोह किए, यानी कि उसमें किसान नहीं थे, नागरिक विद्रोह को हम बोलेंगे सिविलियन रिवोल्ट्स, सिविलियन रिवोल्ट्स। दूसरा इसमें जो था आपका, वो था जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, अर्थात ट्राइबल, ट्राइबल रिवोल्ट्स। और तीसरी कैटेगरी थी साथी इसमें आपका किसान विद्रोह,
जो हमारे देश के पीजेंट्स थे, कृषक वर्ग था, आप जानती हैं उसका किस तरह से शोषण किया अंग्रेजी सरकार ने। पीजेंट पीजेंट रिवोल्ट, उन सब के उद्योग धंधे उन्होंने नष्ट कर दिए थे। तो उसकी वजह से कुछ विद्रोह हुए, या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसकी वजह से बहुत जगह पर विद्रोह होने को दिखाई मिलते हैं। तो पढ़ने के लिए तैयार हैं तीनों कैटेगरी। और इन तीन श्रेणियों को किसने बांटा है? आपका बिपिन चंद्र अनुसार। बिपिन चंद्र के अनुसार, बिपिन चंद्रा के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो शुरू करेंगे नागरिक विद्रोह से, फिर जनजातीय विद्रोह, फिर किसान विद्रोह। सबसे पहले नोट बनाएं आप लोग इसमें, नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह यानी कि सिविलियन रिवॉल्ट्स। नागरिक विद्रोह अर्थात सिविलियन सिविलियन रिवॉल्ट्स। क्रमवार पढ़ेंगे साथ ही इनको हम, 1857 से पहले। और यूं तो अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में सैकड़ों विद्रोह हुए, तो हम सबको सैकड़ों विद्रोह को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिनका प्रभाव रहा या जो परीक्षा के लिए आपका परख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो अगर मैं कहूँ तो लगभग हम बात करें तो 300 के करीब विद्रोह हुए। उनको सबको नोट करने का कोई अर्थ भी नहीं हो जाएगा। सर जीके के लिए कौन सी बुक परचेज करें प्लीज़ बताएं? महेंद्र साहू। तो महेंद्र साहू भाई अभी अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो अभी कर लीजिए। बाकी मैं कहूँगा जिन साथियों का जीएस एकदम से बेसिक है, भाई उनको जीएस की बिल्कुल भी समझ नहीं है और कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी येलो बुक पढ़ें। बड़ी छोटी सी किताब है, वह आपकी जीएस में समझ को थोड़ा विकसित करेगी और उसके बाद में आप अपना जो भी आप सेल्फ स्टडी वगैरह करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन लगा करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको कोई बुक चाहिए तो उसके लिए पीवाईक्यू फॉर्मेट में आपका एसएससी के एग्जाम्स आप देते हैं तो जीएस निधि एक अच्छा विकल्प है। ये मैं अपने प्लेटफॉर्म की किताबें बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास में अपने इस प्लेटफॉर्म के अलावा अन्य कोई किताब इस फॉर्मेट की उपलब्ध है तो वो बराबर ही काम करेगी, लगभग किताबें एक जैसी ही होती हैं। और आपका स्टैटिक जीके के लिए वन एंड ओनली आपका स्टैटिक जीके है ही। अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम देते तो स्टैटिक जीके का वेटेज है। बाकी आपको एक कंप्लीट जीएस की गाइड चाहिए, कंप्लीट जीएस की बुक चाहिए कि मुझे कुछ और जीएस में ना पढ़ना पड़े, तो इसके लिए आपको 10 तारीख का इंतजार करना पड़े। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10 जून का। और 10 जून को हमने कहा है, हम आपको फिर से बता देते हैं। आप कभी मुझसे बाद में कहें कि मैं परचेज नहीं कर पाया था, तो मैं इसको 1 महीने पहले बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक बार आएगी, एक बार 10 जून को एक बार आएगी ये सिर्फ ऑनलाइन। और ये आपको फिर कभी ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगी, मतलब सेल में, छूट में। बाकी तो फिर परफेक्ट प्राइस में आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर ठीक है इसका नाम होगा जीएस सुधा, हमारी माता जी के नाम पर होगा। किताब की गरिमा आप समझ सकते हैं किस तरह की किताब वो तैयार हो रही होगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्त क्या बोलेंगे, नागरिक विद्रोह में सबसे प्रमुख आता है इसमें सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, जिसको कभी कभी क्या कहा जाता है, फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह, सन्यासी या सेंट्स रिवोल्ट्स भी इसको कहा जाता है। सन्यासी रिवोल्ट आप याद रखेंगे, सन्यासी विद्रोह। और जो सन्यासी विद्रोह हमारे देश में हुआ था तो उसका वर्ष था साथी 1770 से लेकर के आपका 1820 तक ये चला। लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें जो इसका प्रभाव रहा, जो इसका इफेक्ट रहा, जहाँ पर ये ज़्यादा अपने चरम पर पहुँचा था, तो प्रभावी ये रहा था आपका, मतलब 1770 तो जनरली यहाँ पर ये अपने प्रभाव में यहाँ पर भी आया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई बेसिकली 1763 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1800 तक उसके बाद में बहुत धूमिल पड़ गया। यानी आप देख सकते हैं 1763 में शुरुआत हुई, इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ और 1770 में ये इंटेंस हो गया और साथ ही 1800 तक ये इंटेंस रहा और 1820 तक धूमिल रहा। अब मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, बताइए क्या कारण था 1770 ऐसा वर्ष क्यों है, ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से हमारे देश के, मैंने आपको बताया था कि नागा या फिर गिरी संतों ने एक विद्रोह किया था, जिसके बारे में हमने आपको एक पुस्तक भी बताई थी कि आपको पता होना चाहिए। 1770 एक ऐसा वर्ष था जिसमें बंगाल में अकाल फैला और फिर वर्षा आदि की वजह से चेचक की बीमारी आ गई और जो बंगाल की जनसंख्या थी 3 करोड़, वह घट करके आपका कितनी
एक तिहाई यानी कि 1 करोड़ रह गई, एक तिहाई जनसंख्या मारी गई, सॉरी एक तिहाई रही नहीं, एक तिहाई जनसंख्या मारी गई, अर्थात 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए, जो एक भीषण अकाल था उस समय का। ओके, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में पुस्तक कौन सी है? वो है, हम आपको बता चुके हैं, आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। लिखना, क्षेत्र था इसका बंगाल। और इसका कारण क्या था? सन्यासी, एक तो अकाल के समय पर तो ये टी आपका इंटेंस हुआ, तो ये था तीर्थ यात्राओं पर रोक, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल में अकाल। तीर्थ यात्राओं पर रोक, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल। हम सब करें, समझ पा रहे हैं हमको किन चीजों पे फोकस करना, कारण क्या था ये जरूर देखना है। बैन ऑन पिलग्रिम्स, बैन ऑन पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स एंड बंगाल अकाल, फेमाइन, या बोले बंगाल फेमाइन, बंगाल फेमाइन, बंगाल में जो अकाल पड़ा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, जो प्रमुख नेता इसमें उभरे थे, लीडर्स, लिखना लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे इसमें? मजनून शाह, मजनून शाह थे, मजनून शाह, चिराग अली, चिराग अली और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। मेरा प्यारे साथियों, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि मुझे ये बताएं आप, बंकिम चंद्र जो हमने बताए थे उनके चर्चित उपन्यास का क्या नाम है? तो आप कहेंगे भैया उन्होंने लिखा था आपका किसको? आनंद मठ को लिखा, लेकिन उन्होंने एक उपन्यास और लिखा है, वहां पर देवी चौधरानी के संघर्ष के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो कभी आपसे पूछा जाए, आप कहीं किनारे पर लिख लेना, बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास को भी लिखा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं क्या क्षेत्र, कारण और प्रमुख नेता। सन्यासियों ने एक विद्रोह किया, ये आपको याद रख लेना, इसको फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका, इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका पलामू, पलामू विद्रोह, जिसको पलामू भी कहते हैं या कई बार उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है। पलामू विद्रोह या फिर उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है, चेर विद्रोह। चेर विद्रोह की अगर हम बात करें, वो साथी किस वर्ष में घटित हुआ? तो 1800 से लेकर के 1802। जब हम किसी घटना की बात कर रहे हैं ना 1802, तो इसका मतलब ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन कर दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? उसको सप्रेस कर दिया अपनी ताकत लगा करके। यहां पर क्षेत्र कौन सा रहा? क्षेत्र यहां पर रहा आपका, किस एरिया में पूछा था? पलामू विद्रोह कहां पर हुआ था? तो पलामू क्षेत्र ये बिहार में, आप जानते हैं आज तो झारखंड में है आपका, बिहार में। और इसका कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा इसका? इसका रीजन था, अगर इसके रीजन पर हम प्रकाश डालें तो कारण क्या था? जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना। यहाँ पलामू क्षेत्र में जो जागीरदार थे उनको कहा जाता था चेर। तो चेर राजवंश भी रहा है एक इतिहास में, ठीक है, दक्षिण के इतिहास में। जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना, ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से क्या कर रही थी? इनकी जमीनों को हड़प रही थी। एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, यही आप लिख लें सिर्फ, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, ये एक रीजन बना इनका, जबरन वो अपनी जमीनों को घेर रहे थे। और इसका जो नेतृत्व किया, इसके जो नेता रहे, नेतृत्व जो लीडरशिप रही, लीडरशिप लीडरशिप यहाँ पर रही थी आपका किनकी? भूषण सिंह की। अभी हम आपको परीक्षा के प्रश्न भी दिखाएंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सही मिलान से पूछे जाते हैं, कि आपको 4 विद्रोह दे देगा और उन सब के क्षेत्र दे देगा और पूछेगा कौन सा गलत मिलान है, या कभी मिलान करने को भी दे देगा, कभी उसके नेता दे देगा चारों के, कौन से के नेता जो हैं वो सही नहीं। हम सब करें, समझ पा रहे हैं कि प्रश्न की प्रकृति क्या रहेगी, क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा। तो ये पलामू विद्रोह हुआ आपका। पलामू विद्रोह के बाद में एक पॉलीगर विद्रोह हुआ जो दक्षिण भारत में हुआ। पॉलीगर दरअसल में सैनिक हुआ करते थे। पॉलीगर कौन होते थे? लिखें जरा, सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे। और इनका विद्रोह चला 1795 से लेकर के आपका 1805 तक। क्षेत्र था आपका साउथ इंडिया, एरिया ये तो लिख ही सकते हैं ना इंग्लिश में, क्षेत्र था इसका दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत, लेकिन विशेषतः प्रभाव कहाँ पड़ा था इसका? तमिलनाडु में। लिख लेना इस बात को भी, विशेषतः है तमिलनाडु, स्पेशली इफेक्टेड द तमिलनाडु एरिया, विशेषतः तमिलनाडु। कारण क्या था? यहाँ पर जो आपका टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया था, टैक्स थोप दिए गए थे इन सैनिकों पर, तो एक कारण बन करके उभरा। रीजन क्या था आपका? करारोपण। कर तो आप सभी समझते हैं, टैक्स। तो टैक्स लगा दिए किन पर? आपका सैनिकों पर। और यहाँ पर जो नेता इनके रहे थे, नेतृत्व जो किया था, लीडरशिप जो रही थी, लीडरशिप रही थी कोट्टा बोमा नायक्कन की। कोट्टा बोमा नायक्कन, कोट्टा बोमा नायक्कन, कोट्टा बोमा नायक्कन रहे थे आपका, कोट्टा बोमा नायक्कन। लिखेंगे, बहुत बढ़िया भैया। राष्ट्रगीत पटेल जी कह रहे हैं आपका, वो अलग हैं दोस्त, पटेल जी वो अलग हैं, ठीक है, बोलेंगे। तो पॉलीगर विद्रोह याद है? तो ये क्या किसानों के विद्रोह है? मेरा आपसे प्रश्न रहे, यस और नो। क्या ये आपका किसानों के विद्रोह थे? आप कहेंगे नहीं, ये नागरिकों के विद्रोह है। जैसे पॉलीगर कौन थे मैंने आपको बताया, लिख लिया ना आपने? जब मैं कहूं तो लिख लिया करो। ये सोल्जर्स थे, सैनिक थे दक्षिण भारत में, ओके। एक हुए थे दीवान वेलुथम्पी, उन्होंने एक विद्रोह किया जिसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वेलुथम्पी रिवोल्ट, वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1808 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर दिया 1809 में। क्षेत्र था इसका केरल, एरिया था इसका केरला, और केरल में विशेषतः क्षेत्र था आपका त्रावणकोर, त्रावणकोर। तो क्या कारण रहे भैया इन लोगों ने आवाजें क्यों उठाई? इसका जो कारण रहा, जो रीजन रहा, वो रीजन था यहाँ पर कंपनी से नाराजगी, कंपनी से नाराजगी। क्यों जी? कंपनी ने ऐसी क्या घटना कर दी थी? तो यहाँ पर कंपनी ने 1805 में इनके क्षेत्र को ले लिया था। 1805 में सहायक संधि इसका रीजन बनी। सहायक संधि का जनक कौन बता रखा है मैंने आपको? बताएं जरा, सहायक संधि का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी? कंपनी से नाराजगी, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन विद कंपनी, विद कंपनी एंड सब्सिडरी। बताया अभी साथियों ने, हमारे ने, कौन रहे इसके जनक? सहायक संधि के जनक कौन है? टू प्ले, वेलेजली कई साथी लिख रहे हैं। देखो वेलेजली ने उसको विस्तारित किया, उसका सही प्रयोग किया, ठीक है। वेलेजली संधि को किसने अपनाया? अगर ये प्रश्न पूछा है तब हमको वेलेजली लिखना है। जनक तो मैंने बताया ना, उसका इस्तेमाल तो आपका सैनिक देता था, फ्रांसीसी सैनिक दे करके उसने शुरुआत की थी। भैया 1857 की क्रांति में कितने भारतीय शहीद हुए थे? देखो दोस्त, इसका एक ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में ये कहा जाता है कि भारत के लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की एक नृशंस हत्या की गई, और उनको जगह जगह गोलियां मारी गई, जगह जगह उनको फांसी पर चढ़ाया गया, और कई जगह तो ऐसे भी देखे कि कर्नल ली ने लोगों को कमरे में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी घटनाओं का तो बहुत जिक्र किया, हॉलवेल जैसी घटनाओं का, ब्लैक होल जैसी घटनाओं का 20 जून 1756 का, लेकिन 1857 के दौरान बहुत सारे जो भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को कमरे में बंद करके उन्होंने मारा, उसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बोलिए आगे। तो यहां पर समझ गए नेतृत्व किसने किया है? तो वेलुथम्पी थे, इन्हीं के नाम पर इसको होल्ड कहा जाता है। नेतृत्व था वेलुथम्पी। कौन थे नेता? वेलुथम्पी थे। इस वेलुथम्पी विद्रोह के बाद में एक विद्रोह देखने को मिलता है, पाइको का विद्रोह, तो पाइका भी कहा जाता है। पाइको विद्रोह, बताइए कितने साथी जानते हैं पाइको विद्रोह कहां पर हुआ था? तो ये 1817 शुरू हुआ, 1817, 18 इसका वर्ष आता है। पाइका, इसको पाइका रिवोल्ट भी कहा जाता है, पाइका रिवोल्ट। इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया था, इसका क्षेत्र था आपका ओडिशा। अगर मैं कहूं अब तक हमने जितने भी नाम लिए उसमें सन्यासी और ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। कारण क्या रहा?
रीजन क्या रहा? रीजन था सैन्य जो सेवाएं होती थी, आप सबको पता होना चाहिए पहले ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिक होते थे या नहीं। 1857 की क्रांति के समय भी हमने आपको बताया कि ब्रिटिशियर्स जो थे उनकी संख्या तो सिर्फ 45,000 थी, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या कितनी थी? लगभग 2.25 लैक्स, 2.25 लाख के करीब भारतीय सैनिक हुआ करते थे। तो जो इनको सेवाएं देते थे तो ये क्या करते थे? उनको कर मुक्त भूमि देते थे, यानी कि आपका एक रेंट फ्री लैंड उनको देते थे। ओके, सैन्य सेवाओं के बदले, सैन्य सेवाओं के बदले बदले कर मुक्त जमीन, कर मुक्त जमीन, सैन्य सेवाओं के बदले एक कर मुक्त जमीन मिलती थी, यानी टैक्स फ्री लैंड मिलता था, एक टैक्स फ्री लैंड इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो ये तो अच्छी चीज है, इसकी वजह से विद्रोह क्यों करेंगे? तो क्या बोलेंगे? मिलिट्री सर्विसेज, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया। मिलिट्री सर्विसेज वर क्लोज्ड, वर क्लोज्ड। तो ये क्या कर दिया उन्होंने? ये खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है। और नेतृत्व किया पाई का विद्रोह का जो नेता है, जो नेतृत्व किया था वो किया था जगबंधु ने, जगबंधु। ऐसा ही एक और आपको उदाहरण देखने को मिलेगा आपका, जो है आपका गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में जो हुआ उसका सेम रीजन था, क्योंकि वहां पर भी सैनिकों को जो आपका आपका यानी कि कर मुक्त भूमि मिलती थी, उन गडकरियों को भी देना बंद कर दिया। इस वजह से गडकरियों का भी विद्रोह हुआ। इसी दौरान 1818 के बाद में आपका बहुत चर्चित नाम आपने सुना होगा, किस किसने थम्स अप करके बताना, रानी चेन्नम्मा का नाम किसने सुना है? तो यहाँ एक नागरिक विद्रोह देखने को मिलता है, कित्तूर विद्रोह। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर रिवोल्ट। बताइए कित्तूर जगह कहाँ पर पड़ती है? कित्तूर रिवोल्ट, ये रिवोल्ट है आपका, अगर हम कहें तो 1824 का, 1824 में। कौन बता सकता है इसमें क्षेत्र? आपको बताना होगा, क्योंकि इतना चर्चित नाम है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे। कित्तूर, बहुत बढ़िया भैया, कित्तूर आपका कर्नाटका, कर्नाटका। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। तो यहाँ पे दरअसल में एक रानी हुआ करती थी, रानी चेन्नम्मा। जब उनके पति खत्म हो गए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए जिस पुत्र को प्रस्तुत किया, तो अंग्रेजी सरकार ने उस उत्तराधिकार के रूप में उनके पुत्र को स्वीकार नहीं किया, और ब्रिटिश सरकार इनके साम्राज्य को हड़पने पहुंच गई। तो वहां पर रानी चेन्नम्मा ने अपना कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। 1824 में उसको दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 1824। तो क्षेत्र कहाँ पर था? ये कर्नाटका में। अगर हम आपसे बात करें कारण क्या रहा इसका, रीजन क्या रहा? उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत न किया जाना, क्योंकि उनकी तो नीति ही थी हड़प की। डलहौजी ने तो बेशक बाद में, लेकिन उससे पहले भी उनकी नीति थी उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना। डिनाय द सक्सेसर, डिनाय ऑफ सक्सेसर, सक्सेसर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो नेतृत्व इसका किया, बहुत महत्वपूर्ण चुनना, नेतृत्व इसका किया था रानी चेन्नम्मा ने, रानी चेन्नम्मा। इनकी शहादत को वहां पर बहुत पूजा जाता है, कर्नाटक में एक देवी का दर्जा इनको प्राप्त है। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर विद्रोह के बाद में मैंने बताया सैन्य सेवाओं के लिए गडकरी विद्रोह हुआ, गडकरी रिवोल्ट। इसका नाम सुना है आपने? गडकरी कहाँ पर रहती है ये जाति? गडकरी, गडकरी रिवोल्ट, नितिन गडकरी आप सुनते होंगे। गडकरी रिवोल्ट 1844 का है, 1844 का है। जो क्षेत्र है, क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, एरिया महाराष्ट्र। और रीजन क्या रहा? सेम जो पाइका विद्रोह का था। लिखिए उसको, सैन्य सेवाओं के बदले में, सैन्य सेवाओं के बदले
के बदले कर मुक्त जो जमीन मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। कर मुक्त जमीन, कर मुक्त जमीन को क्या कर दिया गया, इसको उन्होंने बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। अर्थात टैक्स फ्री लैंड इन एक्सचेंज ऑफ, टैक्स फ्री लैंड अभी बताया ना हमने, टैक्स फ्री लैंड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज वर क्लोज्ड। तो किस किस का एक समान आपका कारण रहा, तो पाई का विद्रोह, जिसको पाइको भी बोलते हैं, या गडकरी विद्रोह। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व इसका किसने किया, लीडरशिप किसकी थी, तो लीडरशिप थी बाबा जी, यहाँ पर नेता बने थे बाबा जी अहिरेकर। कौन थे, बाबा जी अहिरेकर बने थे, बाबा जी अहिरेकर। इसी समय पे फिर महाराष्ट्र में एक जगह और आंदोलन हुआ। ठीक है, अतिरिक्त बातें मत किया करो दोस्त, अभी मैंने आपकी एक बात का आंसर दे दिया ना, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आप वहाँ पूछ लिया करो प्लीज़। सुबह 9 से 6 बजे तक वो चलता है, या व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ दिया करें। तो क्योंकि उस सब के लिए ही वो लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, आपके संसाधनों का, आपके पैसे का प्रयोग वहाँ होता है। वो जो लोग हैं सैकड़ों लोग, तो वो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हैं। आप क्लास में उलझे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सबके आंसर कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, जो बच्चे बहुत ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए होंगे उन सबका ध्यान भटकता है, तो कृपया करके आप उनका ध्यान रखा करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, है ना। भैया नंबर पेस्ट कर दो, कौन सा है हेल्पलाइन नंबर, बाबाजी अहीरकर। तो ये कहाँ पर हुआ, गडकरी में हुआ। ऐसा ही क्षेत्र में फिर महाराष्ट्र में हुआ आपका रामोसी, रामोसी विद्रोह, तो रामोसिस भी कहा जाता है, रामोसी विद्रोह। ये सब सिविलियंस के विद्रोह हैं। रामोसी विद्रोह, यहाँ पर कुछ हद तक उनके साथ में सैनिक भी शामिल हुए थे हालांकि। रामोसी विद्रोह जो आपका कहाँ पर हुआ, 1822 में। क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र ही, विशेषतः जो क्षेत्र था इसका पूना था, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र। ओके, और कारण क्या था, यहाँ पर रीजन क्या हुआ था कि लोगों को जो टैक्स दिए जाता था यहाँ पर लोगों के द्वारा, तो जो लगान दर थी उनका बढ़ाया जाना, लगान दरों का, लगान दरों का बढ़ाया जाना, ऐसे लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, बढ़ाया जाना। इंक्रीज इन, इंक्रीज इन रेंट रेट्स, रेंट रेट्स ये बढ़ा दिए गए, तो लोगों में विद्रोह हुआ। और इसके जो नेतृत्व, यानी कि जो नेता बने थे इस विद्रोह के, जिन्होंने लोगों को संगठित किया, तो वो थे चित्तूर सिंह। कित्तूर और चित्तूर में कंफ्यूज मत हो जाना, चित्तूर सिंह। और बाद में चित्तूर सिंह को जब विद्रोह, इनके विद्रोह को दबा दिया गया, तो उसके बाद में उमा, उमा सिंह ने नेतृत्व किया था, उमा सिंह ने। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखे तो इसका मतलब क्या है, या तो उनके बाद में या फिर उनके साथ में मिल करके उनका सहयोग उन्होंने किया उस विद्रोह में, और इस तरह से विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह हो गया। एक बहावी आंदोलन चला इसी समय, बहावी, ये भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। बहावी आंदोलन, जिसको हम बहावी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, बहावी मूवमेंट, ये चला था आपका कहाँ पर, ये चला था, अगर क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। यूपी का पुराना नाम क्या है, आज जैसे आप उसको यूपी बोलते हो, उत्तर प्रदेश बोलते हो, तो उसका पुराना नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो कभी भी आपको उत्तर प्रदेश की जगह परीक्षाओं में संयुक्त प्रांत लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्या बोलेंगे, क्षेत्र क्या है इसका, इसका क्षेत्र था बरेली, बरेली, और आपका फिर बरेली के बाद में पहुंच गया था पटना। दो प्रभावित क्षेत्र रहे, या यूं कहें तो इसका केंद्र कभी आपसे पूछा जाए तो मुख्य सेंटर इसका पटना ही बना था। कारण क्या था, सैयद अहमद बरेलवी साहब थे एक, उन्होंने क्या बोला, इस्लाम में जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करना है, इस्लाम में सुधार, इस्लाम में जितने भी व्यक्ति गलत राह की तरफ चल रहे हैं उन सबको वापस एक सही ट्रैक पे लाना है, तो इस्लाम में सुधार। और साथ में जितने भी शोषक हैं जो इस्लाम का शोषण करते हैं, उस शोषक वर्ग का हमको दमन करना है। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ में इसको शुरू किया गया था। पहली चीज क्या होगी, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, इस्लाम एंड सप्रेशन ऑफ, सप्रेशन ऑफ
एक्सप्लॉइटिंग क्लास, सप्रेशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग क्लास। और नेतृत्व किसने किया इसका? अभी हमने बताया किसने शुरू किया था इसको, सैयद अहमद बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, अहमद बरेलवी। हालांकि बाद में तो आपका जब इनकी डेथ होगी, अभी हम, अच्छा इसका वर्ष नहीं हमने आपको बताया, 1830 से चला था ये और 1869 तक चला। कब तक चला? 1830 से 1869। इसमें क्या हुआ, सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे उनकी डेथ हो गई 1831 में। 1831 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद में जो अली ब्रदर्स थे आपका, जिसमें सनायत अली और विलायत अली का नाम आता है, उन दोनों ने उसको पटना में जाकर के चलाया, पटना में जाकर के। ओके सर, ये हिस्ट्री की क्लास कितने दिनों तक और चलेगी? आप बताएं लिख करके, आप कितने दिन पढ़ सकते हैं? बच्चा हिस्ट्री, अगर हम बात करें जीएस में सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री ही है ना। अगर आप इसको रुचि से पढ़ेंगे तो इसकी जितनी भी कक्षाएं होंगी वो आपको सीखने को देंगी। इस भारत के बारे में अगर आप किसी विषय के द्वारा सबसे ज़्यादा जान सकते हैं तो वो इतिहास ही है। आपके ज्ञान को वर्धित यदि कोई विषय सबसे अधिक कर सकता है तो याद रखना, यूँ तो हर विषय की अपनी उपयोगिता है, लेकिन देश के साथ में क्या परिवर्तन हुए, किस तरह यहाँ शासन बदले और हमारे लोगों के साथ में क्या यहाँ पर हुआ, या हमारे कौन लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए आहुति या बलिदान दिया, वो आप इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। वो आप गणित, रीजनिंग, इंग्लिश के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। वो सिर्फ परीक्षा विषयक विषय उनको कहा जाता है, ठीक है, वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। या फिर क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में हम गणित ऐसा तो पढ़ते नहीं कि कल को हमको मशीनाइजेशन के लिए जो मैथ्स की ज़रूरत है, जिस आपका कैलकुलस की ज़रूरत है हमको, तो वो हम समझ जाएं कि कैलकुलस का निजी जीवन में या फिर इंडस्ट्रीज़ में क्या उपयोग है। तो उस तरह का गणित तो हम पढ़ते नहीं, तो यही विषय बचता है। ठीक है, ये इसको बड़े ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा करो, बहुत पढ़ा करो अच्छे से। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका बहावी आंदोलन हो गया, कूका विद्रोह एक हुआ। कूका विद्रोह बताइए कहाँ पर हुआ था? कूका रिवोल्ट, कूका विद्रोह आपको बहुत रुचि के साथ में पढ़ना चाहिए इसको, चाहे विषय अरुचिकर हो। जो टॉपिक है, यानी कि आपका कोई भी जो टॉपिक है वो बेशक से अरुचिकर हो, लेकिन आपको कड़ी जुड़ती है उससे, समझ में आता है चीज। तो कूका विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, कूका विद्रोह चला 1840 से 72 तक। विशेष पहचान इसको 1872 में ही मिली राम सिंह के नेतृत्व में, और क्षेत्र था इसका आपका पंजाब। कहाँ पर चला था ये? पंजाब में। कारण इन्होंने क्या बनाया, जैसे बहावी आंदोलन चलाया गया था इस्लाम में सुधार के लिए, तो जो सिख संप्रदाय था, सिख धर्म में सुधार, जितने भी हमारे सिख धर्म के बच्चे हैं वो सब किसी भी गलत राह पर ना चले, नशे आदि से उनको छुटकारा मिले, उस राह पर ना जाए, ये सुधार। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए, अगर हम आपको भी बताएंगे, हालांकि हमने आपको सिख धर्म के बारे में नहीं बताया, हम प्राचीन इतिहास में सभी धर्मों के बारे में पढ़े, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, यहूदी धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिख धर्म में सुधार की बात थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने आपको एक बात जरूर बताई है कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, जरा आप हमें बताएं। तो आप कहोगे भैया जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था, आपका जो पंजाब क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, और जो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप, उनको पेंशनर बना दिया था। उन्हीं से तो महारानी ने आपका कोहिनूर हीरा लिया था, जिसको उनको भेजा गया था लंदन, है ना, उसको गिफ्ट करने के लिए। डलहौजी की नज़र थी कोहिनूर हीरे पर, वो तभी बताएंगे हम आपको सारी कहानी। तो यहाँ पर क्या है, सिख धर्म में जो सुधार के साथ साथ में जब पंजाब को सम्मिलित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जोर के साथ में, तो उस समय पर ये आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी हो गया। यानी कि पहले तो सिख धर्म में सुधार के लिए शुरू हुआ, लेकिन पंजाब पर अधिकार के बाद में ये राजनीतिक हो गया। पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद में पॉलिटिकल फॉर्म में चेंज, अधिकार के बाद 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 राजनीतिक हो गया था। क्या हो गया था? कैसी प्रकृति हो गई थी इसकी? राजनीतिक प्रकृति हो गई। रिफॉर्म्स इन सिखिज्म, रिफॉर्म्स इन सिखिज्म, और पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद में राजनीतिक हो गया, यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस
लिख सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस, क्राइसिस आफ्टर टेकिंग ओवर पंजाब, आफ्टर टेकिंग ओवर, आफ्टर टेकिंग ओवर पंजाब। और नेतृत्व करने वाले लोग कौन थे, आपका लीडर कौन कौन थे? तो इसमें जो नेतृत्व किया है वो किया है जवाहर भगत ने, जवाहर मल भगत, जवाहर मल भगत। इनके एक शिष्य थे, ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे, शिष्य, शिष्य समझते हैं, इनके एक शिष्य थे बालक सिंह, बालक सिंह। और बाद में आपका, इनके बाद में 1872 में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत चर्चित हुआ, तो राम सिंह, राम सिंह ये इसमें प्रमुख नाम है। और परीक्षा में जब उसको पूछना होता तो जवाहरलाल भगत का नाम देता है या राम सिंह का, दोनों नाम कभी नहीं देगा आपको। शिष्य से आप क्या मतलब समझते हैं, मैं थोड़ी देर आपके लिए 1 मिनट में जानना चाहूँगा आप सबके विचार। शिष्य से आपका क्या मतलब है? ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना, ये लिख सकते हो, मतलब तुम स्वतंत्र हो, बाकी लिखें एक बार। शिष्य का अर्थ आप क्या समझते हैं, बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट कह रहे हैं, स्टूडेंट तो छात्र को कहते हैं, छात्र को। शिष्य, शिष्य शब्द आप सब लोगों ने, हिंदी किस किस ने पढ़ी है आप सब लोगों ने? हिंदी में दो रूप होते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द का मतलब है तत् धन सम, ये अर्थात उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। और तद धन भव अर्थात जो उससे उत्पन्न हुए। तो संस्कृत में एक शब्द होता था आपका शिष्य, जिसको आज तद्भव में हम बोलते हैं सीख, लर्निंग्स। तो छात्र तो सभी हो सकते हैं, मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में भी एक बार बताया था, यदि आपको याद हो, कि छात्र होना तो बहुत आसान है, लेकिन शिष्य होना, यानी कि जो लर्निंग्स दी गई हैं उनको अप्लाई करना, उनको सीखना, उनको अपने जीवन में उतारना, उन नैतिक मूल्यों को और ऊंचा उठाना। जब आप अपने नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं तभी आप शिष्य हो जाते हैं, तभी आप उस सीख को अपना लेते हैं। समझ गए? छात्र तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिर्फ अध्ययन के लिए काम करते हैं, कि ठीक है उनका एक मोटिव है, और वो मोटिव है आपका कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी पाना या फिर आपका नॉलेज हो सकता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो छात्र का ये हो गया। और शिष्य कौन है? शिष्य जो सीख को अपना ले। ये अंतर हम पैदा कर रहे हैं, हालांकि अगर आज के हम बात करें तो एक तरह से वो सिनोनिम से हैं, समानार्थी शब्द ही एक जैसे वो समझे जाते हैं, लेकिन मूल अंतर यही है, ठीक है, मूल अंतर यही है। तो ये सब जो हमने बात की आपसे, किसकी बात की एक बार दिखा देते हैं आपको फिर से। तो हमने बात की, हम 3 श्रेणियों में पढ़ रहे थे, नागरिक विद्रोह। तो नागरिक विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, ठीक है, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल के कारण। पलामू विद्रोह, जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना। पॉलीगरों का जो करारोपण इनके ऊपर हुआ। वेलुथम्पी केरला में कंपनी से नाराजगी, इनके क्षेत्र को ले लिया गया। पायका, इनको जो कर मुक्त भूमि मिलती थी। कित्तूर में रानी चेन्नम्मा, गडकरी में वही पायका वाला। रामोसी विद्रोह, यहाँ पर लगान दरें बढ़ा दी गई, रेंट रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया। बहावी इस्लाम में सुधार के लिए चला। कूका आंदोलन सिख धर्म में सुधार के लिए चला। तो ये हमारे नागरिक विद्रोह थे जो 1857 के पहले हुए, ठीक है, 1857 के पहले हुए। बेशक वो अंत तक चले, जैसे कूका है तो वो 1857 से पहले शुरू हो गया, लेकिन 1857 के बाद तक भी चलता रहा। तो नागरिक विद्रोह को याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद में फिर हमारा शुरू होता है प्रमुख किसान आंदोलन, लिखना इसमें प्रोमिनेंट पीजेंट रिवॉल्ट्स, प्रमुख किसान आंदोलन। किसानों के साथ में ज्यादती अंग्रेजों ने की या नहीं की? हमारे उद्योग धंधे इन्होंने छीन लिए। हमने आपको सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझाया था कि कैसे इन्होंने पहले तो जागीरदारों के द्वारा हमारे किसानों का शोषण करवाया, और जागीरदारों को सपोर्ट होता था ब्रिटिश सरकार का कि समय पड़ने पर जागीरदार उनकी मदद कर सकें, उनके विद्रोह को दबा सकें। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, लेकिन वहां पर साहूकारों के द्वारा उनका किस तरह से शोषण हुआ, इस किसान वर्ग का। और फिर उसके बाद में हमने आपको माहलवाड़ी प्रथा में बताया कि कंपनी जमीन की खुद मालिक बन गई, भूमि की मालिक बन गई, ठीक है, और आपका किसान से जो मालिकाना हक था वो भी ले लिया गया। और आपका अलग अलग क्षेत्रों पर आपका, वहां पर हमने बताया था आपको कितना, 30% पर माहलवाड़ी, 51% पर रैयतवाड़ी, और 19% पर आपका क्या चला था, वहां पर चला था आपका स्थायी बंदोबस्त। कहने का मतलब है सभी तरीके से, जैसे माहलवाड़ी में करों की दर कितनी ऊंची रही,
साहूकारों ने रैयतवाड़ी में मौका उठाया और आपका स्थायी बंदोबस्त में जागीरदारों ने शोषण किया। तो कहने का मतलब है हर एक दिशा में या बोले हर एक दशा में किसानों का शोषण हुआ। और जब किसानों का शोषण जगह जगह पर हुआ तो किसानों ने विद्रोह भी जगह जगह पर किए। बेचारे अपनी आवाज़ को उठाते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हम अगर बात करें पहला सफल आंदोलन तो आपका नील आंदोलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार थोड़ा झुकाव मानी थी क्योंकि 1857 के विद्रोह का उनके ऊपर दबाव था। नहीं तो उससे पहले के जितने भी विद्रोह थे वो सभी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा दमित कर दिए गए, उनके द्वारा सप्रेस्ड कर दिए गए। आज समझे? जनजाति विद्रोह भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो इसमें पहला आता है पागलपंथी विद्रोह। सुंदर से नोट्स बनाते चलना। आप सुंदर से मतलब ये नहीं है कि लेख सुंदर हो, आपको अच्छे से व्यवस्थित रूप से बने हुए हो। पागलपंथी विद्रोह ये हुआ था 1813 में, ठीक है। पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट, इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था इसका बंगाल, बंगाल क्षेत्र में ये हुआ। और इसका रीजन क्या रहा था भैया, कारण क्या रहा था? तो इसका कारण रहा था आपका अधिक कर, हायर टैक्सेस। किसानों से करों की दर बढ़ा दी गई, अधिक कर यानी कि हायर टैक्स, हायर टैक्स बोले या इंक्रीज इन टैक्सेस। और इसका नेतृत्व किया जो पागलपंथ है ना, पूछा जाए कभी भी पागलपंथ की स्थापना किसने की, तब भी इन्हीं का नाम आएगा। नेतृत्व किया था इनका करम शाह ने। लिखे अपनी कॉपी में, पागलपंथ नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? करम शाह। और एक व्यक्ति थे यहाँ पर टीपू मीर, टीपू सुल्तान नहीं, ये टीपू मीर हैं बंगाल के, टीपू मीर। ऐसा ही एक विद्रोह हुआ आपका, दरअसल में जैसे बहावी विद्रोह था ना, ऐसे ही भारत में किसानों के द्वारा, किसानों के नेतृत्व में किया गया था फराइजी रिवोल्ट। तो फराइजी रिवोल्ट में भी क्या था, पहले तो वो इस्लाम के सुधार के लिए चला, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो सब लोग जो है अपना समूह बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फराइजी विद्रोह, फराइजी रिवोल्ट, फराइजी विद्रोह। कब हुआ था फराइजी विद्रोह? ये 1818 से 19 तक चला आपका। क्षेत्र इसका भी बंगाल ही था, एरिया बंगाल। और रीजन क्या रहा इसका, कारण क्या रहा? इसकी शुरुआत तो हुई थी इस्लाम में सुधार के लिए। कौन बताएगा इसका नेता कौन थे? बहुत चर्चित नाम है, मैं अक्सर प्रैक्टिस सेशंस में कराता रहता हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट कौन कौन करता है, 3 बजे वाला? और अंग्रेज विरोधी, अभी 2 दिन पहले ही हमने बताया था आपको, अंग्रेज विरोधी, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, रिफॉर्म्स इन इस्लाम एंड एंटी ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश। और इसका नेतृत्व किया था शरीयतुल्लाह ने। कौन थे? शरीयतुल्लाह थे, शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह, ठीक है। ऐसा ही साथी इस समय पर एक विद्रोह, आपको याद हो हमने आपको एक कहानी बताई थी कि अंग्रेज म्यांमार पर कब्जा करना चाहते थे या नहीं, तो उनके बीच में अंगल बर्मा युद्ध हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो दक्षिण बर्मा है, दक्षिण म्यांमार में जाकर के अंग्रेज बस गए थे। और फिर आपका म्यांमार पर अटैक करने का कारण क्या था कि म्यांमार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था, किधर? उसने असम और मणिपुर को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, मणिपुर को तो स्वतंत्र कर दिया था। और असम में एक प्रॉमिस उन्होंने किया था कि यहाँ से भी ब्रिटिश सेनाएं जो हैं वो भविष्य में हट जाएंगी। तो जो ब्रिटिश सेनाएं हैं द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद में नहीं हटी। अब नहीं हटी तो असम के लोगों ने वहां पर एक अहोम विद्रोह किया, अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह को भी याद रखना है, अहोम विद्रोह। अहोम वंश का संबंध किस राज्य से है? अहोम रिवोल्ट ये हुआ था आपका 1828 में, अहोम, अहोम रिवोल्ट। कौन सा एरिया है इसका? इसका क्षेत्र था आपका, क्षेत्र था असम का, क्षेत्र बोलते इसको, क्षेत्र नहीं कहते, का क्षेत्र। ये हिंदी भाषा में ये क्षय जो है हमारे अंदर आता है ना, हम पहले हिंदी पढ़ाते थे, का धंस है, इसको बोला करो का क्षेत्र। तो क्षेत्र बोल देते हैं जनरली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल उसका तद्भव रूप यही है। और कारण क्या था, रीजन क्या था?
कारण क्या था? कारण क्या था आपका कि आंगल बर्मा युद्ध के बाद में, आंगल बर्मा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो पीछे हटने का वादा किया था कि यहाँ से हम चले जाएंगे और आप स्वतंत्र शासन अपना चलाओगे, अंग्रेजों का पीछे ना हटना, कब्जा करके बैठ गए, पीछे ना हटना। तो वहां पर एक नेता थे, क्या बोलेंगे, अंग्रेजों का पीछे ना हटना। तो इसमें इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और इसमें नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इस पे गोमधर कुंवर। बहुत महत्वपूर्ण नाम चुनना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर थे आपका, गोमधर कुंवर। एक साथ ही आपका मोपला विद्रोह, ये भी किसानों का एक विद्रोह है, मोपला विद्रोह। इस भीषण नरसंहार की कहानी तो हम आपको आधुनिक इतिहास में पढ़ाएंगे, लेकिन एक प्राचीन समय पर यह हुआ 1836 से 54। बहुत छोटे छोटे विद्रोह इसमें हुए और इसका जो क्षेत्र है वो है आपका केरला क्षेत्र। क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया था इसका? इसका क्षेत्र था मालाबार। मालाबार, इसको केरल के नाम से जाना जाता है। ये इसका प्रथम चरण है, याद रख लेना। 1836 से 34 जो है इसका फर्स्ट फेस है, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ था? बहुत छिटपुट विद्रोह हुए थे और प्रथम चरण में इन वर्षों के बीच में आपका 22 रिवोल्ट हो गए, 22 विद्रोह, जिसको ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया। कारण क्या था यहाँ पर? कारण था राजस्व में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, इंक्रीज इन रेवेन्यू। टैक्सेशन बढ़ा दिया उन्होंने, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन रेवेन्यू। और नेता कौन रहे मोपला विद्रोह के? इसका नेतृत्व जो किया वो नेतृत्व किया आपका भीड़ ने, भीड़ ने इसका नेतृत्व किया। तो यहां पर याद रख लेना, देखो यहां पर क्या होगा आपका कि हम इसको प्रथम चरण क्यों कह रहे हैं। जब हम आपको असहयोग आंदोलन बताएंगे तो असहयोग आंदोलन की आड़ में इस देश में एक घटना घटी थी, मोपला विद्रोह 1921, 1921। वो उसका दूसरा चरण है जिसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने, और लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया एक किसान विद्रोह की आड़ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से। उस समय पर क्या है कि गांधी जी ने उस पर चुप्पी साधी रही, वो बड़ा प्रश्न था, हम उस पर तब प्रकाश डालेंगे। उन समय की घटनाओं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी प्रकाश डाला। एनी बेसेंट ने वहाँ के खराब हालातों के बारे में खूब बढ़ चढ़ करके लिखा था। तो इसका प्रथम चरण जब मैं वहाँ पर आपसे पूछूंगा, जब हम असहयोग आंदोलन 1920 के बाद के उस समय की घटनाओं पर जिक्र करेंगे, तो आपको बताना है भैया इसका पहला चरण जो हुआ था वो 1836 से 54 तक चला। ओके, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोपला विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह के बाद में मैंने बताया तो ये सब तो असफल रहे, एक सफल आंदोलन हुआ नील विद्रोह, नील विद्रोह, नील रिवोल्ट। अब चूंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, यहां पर इस वजह से नील का जो विद्रोह है वो सफल हुआ। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला और इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र था आपका, क्षेत्र था इसका हम कहें तो बंगाल। और कारण क्या था? कारण था ददनी प्रथा, कारण था आपका ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा के खिलाफ, इन अगेंस्ट ऑफ ददनी ट्रेडिशन। किसके खिलाफ चला? अगेंस्ट, अगेंस्ट ददनी, ददनी ट्रेडिशन। तो ददनी प्रथा के खिलाफ चलाया गया आपका, ठीक है। और इस समय पर ये भी इसका अगर हम बात करें, इसका कोई विशेष नेता नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, भीड़ के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया। देखिए ददनी प्रथा क्या थी इसको समझें। नील समझते हैं, नील, हम सब हमें तो आज भी याद है जब हम छोटे थे उस समय तक भी वो खूब प्रचलित था, आज भी रहता बहुत सारे घरों में। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो पहले गांव में आपने देखा होगा 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल होती है उसमें गांव में बेचने आते हैं वो नील भर के बोतल में, जैसे वो आपका तेजाब भी बेचने आते थे तो नील की बोतल भी आती थी, देखिए सबने? अच्छा देखिए, फिर ठीक है। तो वो किस तरह के कपड़े पे काम में आता था?
तो उसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में। सफ़ेद कपड़ों पर पहले वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये ड्राई क्लीन जैसी पद्धतियाँ नहीं थी। सफ़ेद जो कपड़ा है वो अपने गंदा दिखने लगता था कुछ समय के बाद में। हाँ, नील लग जाए तो उसके अंदर जो वो गंदगी है वो अवशोषित होकर के एक अलग तरह का चमक उसमें रहती थी, है ना। तुमने देखा होगा हमारी शर्ट पे तो ये तो होता, क्योंकि हमारे स्कूल की जो शर्ट थी वो वाइट शर्ट थी और खाकी पैंट थी हमारी। तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता था कई बार, कमीज को अगर निचोड़ देते थे बहुत ज़्यादा तो उसमें नील बीच में लगा रह जाता था सफ़ेद कमीज में। तो उस नील की बड़ी डिमांड थी यूरोप में। अब नील की डिमांड थी तो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अवकाश प्राप्त थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन सबको ये बात दिया गया था कि भाई इस नील की खेती को तुम यहाँ पर बढ़ाओ। अच्छा, भारतीय किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। भारतीय किसान नील की खेती को क्यों नहीं करना चाहते थे जी? क्योंकि नील की खेती, जिस खेत में आप नील बो देंगे, बीज होते थे उसके जिनसे नीला रंग बनाया जाता था, अब तो केमिकल से बनता है, तो उससे क्या होता था, जो वो बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करती थी खेती। तो जो जल को वो बहुत ज़्यादा पी लेती थी, तो आसपास की भूमि क्या है उससे बंजर होने लगती थी। भाई पहले इस तरह के आपका साधन नहीं थे, ट्यूबवेल वगैरह, प्रकृति पर आधारित थी सारी चीज़ें। और उसके बाद भी भूमि बंजर हो जाए तो किसान उससे नाराज़गी करते थे। प्लस में उस नील को पैरों से खूंदना पड़ता था और वो पैरों को भी खराब कर देती थी। अब अंग्रेज सरकार ने इसका क्या उपाय निकाला, तो उन्होंने ददनी प्रथा शुरू की। और ददनी प्रथा में उन्होंने ये किया कि वो भारत के किसानों को एडवांस में पैसा दे देते थे कुछ, कि भाई तुमको नील की खेती करनी है। अब किसानों की स्थिति तुम्हें पता ही है, किसी की गुड़िया की शादी है या आपका किसी के घर में कोई बीमार है, तो उस समय तो दो ही ज़रूरतें होती थी, तो वो ले लेते थे एडवांस पैसा। ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा। भाई जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी आज की स्थिति को पूरा करेगा ना पहले, वो उतना विचार नहीं करता है। तो उसने क्या किया, आपका उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अब एडवांस पैसे लेकर के जो रेट होना चाहिए था नील का, उसको अंग्रेज उल्टे सीधे दामों पर इनसे खरीदते थे और ब्रिटेन में खूब महंगा बेचा जाता था। तो वो ददनी प्रथा में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को कर्ज में भी दबाया गया और जबरन उनसे नील की खेती कराई गई। इसी के खिलाफ तो गांधी जी ने चंपारण में, आपका हम आपको बताएंगे 1917 में गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था वो चंपारण में था, बिहार में 1917 में। क्योंकि नील में एक आपका यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या हो गया था आपका, बिहार, बिहार क्योंकि पहले बंगाल का ही हिस्सा था, इसीलिए हम लिख रहे हैं उसको क्षेत्र बंगाल। ओके, तो वहां पर क्या हुआ था आपका, 3 कठिया प्रणाली भी चल गई थी बाद में। 3 कठिया यानी कि खेत के, पूरे खेत के 20 हिस्से करो और उसमें से 3/20 हिस्से पर नील की खेती जरूरी है। जैसे आपके पास मान के चलो 20 बीघा जमीन है, तो 3 बीघे पर नील की खेती जरूरी है। तो गांधी जी इसके लिए ही कहाँ गए आपका, गांधी जी, जब गांधी जी को इस बारे में बताया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो गांधी जी ने फिर चंपारण किया था। उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में। तो ये क्या रहा आपका, ददनी प्रथा के खिलाफ रहा, इस बात को याद रख लेना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक नोट बना लेना, नोट बना के लिखना, प्रथम प्रथम सफल सफल किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। प्रथम सफल किसान आंदोलन। कारण क्या है इसके सफल होने का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस समय दबाव में थी। इसकी वजह से बताओ, ईयर से आप पहचान सकते हैं। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल पीजेंट पीजेंट मूवमेंट इसको कहा जाता है। अंग्रेज सरकार दबाव में आई, उन्होंने कहा ठीक है इसकी समीक्षा कराते हैं, और नील आयोग का गठन किया गया, नील कमीशन का, नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन हुआ आपका 1860 में। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नील कमीशन। बहुत बुरी स्थिति थी नील की खेती में। फॉर्मेशन ऑफ नील कमीशन, नील कमीशन, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए किसानों की जो स्थिति है, उसके लिए आप कभी एक किताब पढ़ना, नील दर्पण, किसानों की स्थितियां क्या थी उस खेती में। एक किताब है इसके बारे में, एक पुस्तक बताती है। कौन सी पुस्तक इसके बारे में जानकारी देती है, तो नील दर्पण पुस्तक में इसका जिक्र है, और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी एक बंगाली भाषक में। इसके लिए एक नाटक भी आया था और ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को ही बैन कर दिया था, इस पुस्तक को भी और उस नाटक को भी। नील दर्पण पुस्तक में क्या मिलता है, इसका जिक्र मिलता है नील दर्पण पुस्तक में। और ये नील दर्पण पुस्तक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र, लेखक हैं इसके दीनबंधु मित्र।
तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा थम्स अप करके बताओ मुझे। जी भैया, हम जरूर बताएंगे आंसर। अगर कभी पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा है, एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आता है, तो ये सफल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में पाबना विद्रोह हुआ एक। वो पाबना विद्रोह जो हुआ उसका कारण भी ये था कि अंग्रेज सरकार ने आपका जो लगान दर थी उनको बढ़ा दिया था, उनको इंक्रीज कर दिया था रेंट रेट्स को। पाबना विद्रोह, इसका स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इंपोर्टेंट चुनना। पावना रिवोल्ट, पावना, पावना रिवोल्ट। पावना रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? तो पावना रिवोल्ट आप याद रख लेना, ये भैया आपका ये चला था 18 इसके बाद में 1859, हाँ इसके 13 वर्ष के बाद में 1873 से शुरू, 1873 से, और आपका 73 से चलता रहा और 3 वर्षों तक चला, यानी कि 76 तक चला, 1873 से 76 तक। क्षेत्र कौन सा था पावना विद्रोह का? इस एरिया में पावना विद्रोह हुआ था, तो बंगाल क्षेत्र में जहां पर नील हुआ था। कारण क्या था? लगान दरों का बढ़ना, लगान दरों का बढ़ना, इंक्रीज इन, लगान दरों का बढ़ना, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन रेंट रेट्स। इसका भैया स्थल याद रख लेना है ना, बहुत पूछा जाता है। और पावना विद्रोह का जो नेतृत्व किया ईशान चंद्र ने किया। नेतृत्व किसने किया? ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय। और इनके एक सहयोगी रहे थे इसमें शंभू रॉय, शंभू रॉय, शंभू रॉय। ठीक है? ऐसा ही चला आपका तेभागा आंदोलन। ठीक है, तेभागा आंदोलन दरअसल में बहुत बाद का आंदोलन नहीं, तो 1857 की क्रांति के बहुत बाद का, यानी कि देश की आज़ादी के 1 वर्ष पहले का है। तेभागा इस नाम से समझिए, 3 भाग। तो इसमें क्या था आपका, उसको समझना। आप लोग ये जानते हैं कि गांवों में एक आपका बटाई व्यवस्था होती है, बटाई पर खेती दे दी जाती है। जैसे जो जमीन का मालिक है वो किसी को, अन्य व्यक्ति को जो उस जमीन का मालिक नहीं है, उसको बटाई पर अपनी खेती दे देगा। तो आप देखते होंगे उसके भारत में अलग अलग रेट हैं। कहीं कहीं पर आपका जो किसान है उसको 1/3 दे दिया जाता है उत्पादन का, भाई जितना गेहूं पैदा होगा उसका 1/3 तुम ले लेना और 2/3 जो है वो मालिक ले लेगा। ऐसे ही कहीं कहीं पर आपका 1/3 की जगह 1/4 भी होता है आपका। कहीं पे आपका अगर बात करें आधा भी दे देता है, अगर उदार जमींदार है तो, उदार जो भूमि का मालिक है तो अपने अच्छे संबंध वाले को आधे पर भी दे देगा कि भाई आधा तुम रख लेना। ठीक है, जानते हैं जी। उन्हीं बटाईदार व्यवस्था के लिए 1946 का एक तेभागा आंदोलन, इसको भी नोट कर लेना क्योंकि बाद में हम इसको मिस कर जाएंगे आज़ादी के समय, तब इसका जिक्र नहीं है। तेभागा 3 भाग के लिए, तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट ये चला था आपका। इसका क्षेत्र था त्रिपुरा। कहाँ कहाँ पर चला था ये? त्रिपुरा में मुख्यतः, और बंगाल क्षेत्र में, त्रिपुरा और बंगाल। कारण क्या था इसका, तेभागा आंदोलन का? इसका कारण था फ्लाइड कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए। फ्लाइड कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए, फ्लाइड कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए, फ्लाइड कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए। अब फ्लाइड कमीशन क्या कहता था? तो एक फ्लाइड कमीशन का जब गठन हुआ तो ये फ्लाइड कमीशन का ये कहना था कि जो भूमि है जिस पर किसान ने मेहनत की है, तो उस किसान को तो मिलना चाहिए कितना? किसान को तो मिले उसका 2/3। मेहनत की है, पैदावार उसने की, वर्ष भर मेहनत उसने की, और जो भू मालिक है यानी कि उस लैंड का जो ऑनर है उसको मिलना चाहिए 1/3। तो ठीक कह रहा है ये? आप कहेंगे हाँ, जो भू मालिक है जिसको खेती करने की आवश्यकता ही नहीं बची है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी तभी तो खेती नहीं कर रहा है, किसी और अन्य व्यक्ति को खेती दे रहा है अपनी। ठीक है, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको तो 1/3 में काम चल जाएगा। तो किसानों को जब इस तरह की चीज़ दिखी तो वो अड़ गए इस बात को कि फ्लाइड कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू ही होनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ फ्लाइड कमीशन। और इसका जो नेतृत्व किया वो हुए यहाँ पर नेता, नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह और भवन सिंह।
भवन सिंह। खेत में बहुत मेहनत होती है ना, ऐसी थोड़ी खेती हो जाती है। तो अभी अभी रिसेंट में आप सब लोगों ने गेहूं काटे होंगे। अब हमारा तो ये है कि आप ये लगाओ 2017 के बाद से जो है वो गेहूं नहीं काटे हमने, लगभग 8 साल हो गए होंगे। लेकिन 2017 से पहले अगर बात करें तो बचपन से ही दरांती पकड़ी हमने। और 2017 तक ठीक दोपहरी समझ रहे हैं, जब सूरज सिर के ऊपर होता है। हमारे पिताजी बहुत मतलब ऐसे समझो स्ट्रिक्ट थे, तो कोई खेत में से आ भी नहीं सकता। और हम तो जब खेत पर रोटी जाती थी तो उसके बहाने क्या करते थे, पूली लगाई ऐसे गेहूं की कटी हुई, 2-3 छाए में थोड़ी देर फालतू बैठ लो, थोड़ी देर बाद ही वो शोर मचा देते थे। अब एक काम करो, आ जाओ वापस। किसान का काम आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है। और किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो फिर बचत नहीं होती है। अगर वो सारी काम जो है मशीनों से करवा लेगा, अब तो देखो जो छोटे किसान हैं उनके पास अब ट्रैक्टर नहीं होता अपना। चलो मैं अपना ही उदाहरण दे करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, तो एक तो ट्रैक्टर की जुताई होती थी, वो ही इतनी होती थी उस टाइम पे। मुझे अब भी याद है कि वो हमारे सामने 30 रुपये से लेकर के 90 रुपये बीघे पर पहुंची। अब तो शायद और बढ़ चुकी होगी, है ना। और फिर आपका क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बीघा था, और आपका फिर उसके बाद में जैसे गेहूं आपका लगा दिया। अगर आप खुद नहीं काटोगे गेहूं, एक कंपास मशीन आती है उससे कटवा दोगे गेहूं। तो भुस बनाने की मशीन भी आती है। तो सब कुछ तो वही ले जाएंगे फिर बाकी लोग ही। इसीलिए क्या करता था किसान, खुद मेहनत करता था भाई। हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम पांचों भाई बहन थे, मम्मी पापा हम सातों जो है अपने सारे खेत खुद काटते थे, ताकि वो चीज़ें बच जाएं। क्योंकि हमारे पास इनकम का कोई और सोर्स था नहीं, वही एक रिसोर्स था। और उसी से सबकी एजुकेशन चलती थी। उसी में भी जब ज़रूरत पड़ती थी कभी कभार फीस की, एडमिशन की, तो फिर उस पर कर्ज लेना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। फिर भविष्य में उम्मीद तो यही रहती है ना माता पिता को कि कल बच्चे कामयाब हो जाएंगे। और कल जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे तब भविष्य में स्थितियाँ सुधर जाएंगी। और ये ऐसे समझिए कि उस परवरिश का नतीजा रहा कि हम सभी पांचों भाई बहन कामयाब हुए, है ना। तो शिक्षा बहुत ताकतवर चीज़ है अगर आप उसको आज महसूस करेंगे। बेशक से आज आप अपनी निम्न स्थितियों में हो, परिस्थितियाँ आपकी चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप सही मायने में अगर अनुशासन के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो दोस्त कल चीज़ें बदलेंगी, और ज़रूर बदलती हैं, है ना, ज़रूर बदलती हैं। तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने तेभागा आंदोलन किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक उत्साह और ताकत मिले कि हाँ, वी कैन डू, हम भी कर सकते हैं। वी कैन डू टू, हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे। एक आंदोलन एक चला 1921-22 का, इसको भी नोट कर लेना। एका आंदोलन 1857 के बाद की घटनाएं हैं। एका आंदोलन कब चला था? 1921-22 में। और एका आंदोलन का जो क्षेत्र है, जो एरिया है एरिया है, वो था आपका संयुक्त प्रांत। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया आपको? संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस किसको कहते हैं हम आज? आज क्या नाम है भैया? आज भी नाम यूपी ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। कारण क्या था? इस क्षेत्र में भी लगान दरों का बढ़ना, लगान दरों में वृद्धि। कारण बहुत कम पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना स्थल, वर्ष और नेतृत्व। लगान दरों में वृद्धि, और दूसरी डिमांड इनकी क्या थी कि जो लगान लिया जाता है उसमें लगान जो है वो नगद हो। क्योंकि ये क्या करते थे, किसानों की भूमि हड़प लेते थे अगर वो पैसा नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कैश का सिस्टम रखो, जमीन वमीन हड़पने का नहीं होना। इंक्रीज इन इन रेंट रेट्स। और क्या बोला इन्होंने? रेंट शुड बी रेंट शुड बी पेड इन कैश, पेड इन कैश। ये क्या रहा? इनका कारण रहा। ठीक है, एक आंदोलन। नेतृत्व जो किया इसका बहुत महत्वपूर्ण चुनना, ये नाम बहुत पूछा जाता है। एक आंदोलन से मदारी पासी, और दूसरे व्यक्ति इनके सहयोगी बने थे सहदेव। और इसमें किसानों से कहा गया कि भाई हमें जो है लगान दरों के खिलाफ लड़ना है, हमारी जो जमीनें हड़पी जा रही हैं इस सब के खिलाफ हम सबको संगठित होना होगा। तो पूछा जाता है वह कौन सा आंदोलन है जिसमें गंगा की कस्में खिलाई जाती थी? तो इसमें जब आप सक्रिय होंगे, क्योंकि यूपी में गंगा नदी बहती है,
और आप जानते हैं उत्तर भारत में उसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। तो इस आंदोलन के लिए लोगों को गंगा की कसम खिलाई जाती थी कि आप इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो गंगा की सौगंध किसमें, लिख लो इसमें कहीं किनारे पर, गंगा सौगंध खिलाई जाती थी, गंगा की कसमें। एका आंदोलन है। तो क्या बताया हमने, ये प्रमुख किसान आंदोलन रहे आपका, प्रमुख किसान आंदोलन। पागलपंथी, ठीक है। अधिक कर के लिए, इस्लाम में सुधार के लिए फराइजी जैसे बहावी चला 1830 वाला। अहोम 1828 में। मोपला, इसका दूसरा चरण अभी हम पढ़ेंगे। नील विद्रोह का भी दूसरा चरण हम पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत में 1917 में, चंपारण में। यहाँ लिख लेना आप छोटे नोट्स में कहीं पर। इसी नील के लिए क्या हुआ था आपका, चंपारण सत्याग्रह, वहां आएगा जिक्र तो आप रिलेट कर पाओगे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका कहाँ, बिहार में। किस वर्ष में हुआ था, 1917 में। तो इसको याद रखना थोड़ा। नील विद्रोह। पाबना हो गया, तेभागा हो गया फ्लाइट कमीशन के लिए, और एका आंदोलन हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आपका, हमने बात कर ली किसान विद्रोह के बारे में, इसके बाद में जितने भी जनजाति आंदोलन। बहुत बढ़िया जी। 1917 में चला। विक्रम चौधरी भाई, एकदम ठीक आंसर लिखा है आपने। सर साइंस भी आप पढ़ाएं प्लीज। साइंस पढ़ाए हुए दोस्त बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन। बहुत दिन का मतलब शायद 2021 में लास्ट टाइम पढ़ाई थी हमने साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब तो आपको जो है साइंस की एक बेहतरीन टीम, जो हमसे भी बेहतर आपको पढ़ाएंगे, वो टीम आपको मिलेगी, ठीक है। हमारे इस चैनल के जो सबसे प्रसिद्ध चेहरे हैं, आपका फिजिक्स के लिए धर्मेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको राहुल पालीवाल सर पढ़ाएंगे, और आपका बायोलॉजी के लिए भावना मैम। ये तीनों लोग पढ़ाएंगे, है ना, तीनों लोग पढ़ाएंगे आप। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सर लोगों की, मैम लोग क्लासेस अभी काफ़ी चल रही हैं, उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल है अभी, ठीक है। उन पे बस 4-5 घंटे की क्लासेज है, और 4-5 घंटे की क्लासेज आप समझते हो, फिर कंटेंट वेरीफाई करना, उसको देखना सबको, तो इस सब में लगभग दोगुना समय लग जाता है उससे भी। वो सबको पढ़ते भी रहना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक तभी माना जाता है अगर वो अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाए हुए है। नहीं तो कितने भी विशेषज्ञ हों, अगर उन्होंने अपने अध्ययन को रोक दिया है तो वो फिर स्टक हो जाएंगे, है ना। उस सब में समय लगता है, फिर बाकी काम भी होते हैं, ठीक है। कि जैसे धर्मेंद्र सर हैं तो वो, उनके पास डिफेंस की जिम्मेदारी भी है, तो वहाँ सारी योजनाएं, सारी स्कीम्स के लिए टीचर्स उनसे मिल रहे होते हैं। तो डिफेंस का सेगमेंट बहुत बड़ा है आज देश में। पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें, तो RWA के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं। वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझ सकते हैं कि आपको लगता होगा कि बड़े मज़े होते होंगे, बड़े आराम का जीवन होता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तो ये ऐसा जीवन है जिसमें सही तरीके से परिवार के लिए समय नहीं है। हकीकत यही है कि परिवार की बहुत सारी शिकायतें हैं, कि मतलब ऐसा भी लगता है उनको कि ठीक है, इससे पहले तो फिर वही ज़िंदगी ठीक थी, है ना। तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और कभी कभार जाते हैं आते हैं, तो जैसे मान के चलो किसी के साथ कोई समय बिताया घर वालों के साथ में, और उसको पोस्ट वोस्ट पे डाल दिया कभी, तो सब लोगों को ऐसा लगता अरे यार ये तो घूमते रहते होंगे, है ना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज़ होती है, सबके हिस्से में नहीं आती, और उसको निभाना चाहिए। आपके हिस्से में भी कभी आए तो आप निभाना, इसी को बोलते हैं अपना 100% कार्य आपको करना चाहिए, क्योंकि सबके हिस्से में आता नहीं है ना, और जिसके हिस्से में आए उसे निभाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स की, आदिवासी विद्रोह की। आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह। आराम सिर्फ तब हो सकता है थोड़ा, अगर हम आपको बताएं ट्राइबल रिवोल्ट्स जब आप पढ़ाएं ना। हालांकि मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैं आपकी कक्षा से जाऊंगा मान के चलो, और 3 बजे से मेरी क्लास हो गया, तो 3 बजे ख़त्म होगी, 4:30 जाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स होंगे, फिर वो जितने भी ऑफिस के काम होंगे, तो उसमें फिर कई घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर सबकी बातें सुननी, उनको सुलझाना, क्या सही हो सकता है। कई बार तो चीज़ें आती भी नहीं है, और क्योंकि जब बड़ा स्टाफ हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं घर करती रहती हैं। इंटरनल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, आप समझते हैं, सबके अपने अपने, कि सबका अपना स्वाभिमान है, किसी के स्वाभिमान को कभी भी ठेस पहुंच जाती है, छोटी सी बात पे भी पहुंच जाती है। और कई बार तो ऐसी जिद हो जाती है कि व्यक्ति उसको ठीक करने की बजाय कुछ गलत चुनाव भी कर लेता है। बहुत मतलब बहुत काम होता है, मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं तो। अब हम आदिवासी विद्रोह की बात करेंगे।
आदिवासी विद्रोह की, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं छोटी सी, जैसे अगर, चलो छोड़ो किसी दिन और बताएंगे, ज़्यादा बातें हो जाएंगी नहीं तो। अब ये सुने पहले, ये टॉपिक है थोड़ा सा, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह ये नोट करें भाई, कि हमारा आप रोज साथ ही हैं, रोज बात कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। चुआर रिवोल्ट, और थैंक यू इस बात के लिए कि तुम मेरी बातों को सुनते हो। चुआर विद्रोह, इसको साथ ही बहुत सारे लोगों ने इस नाम पर अपवाद किया, बहुत सारे इतिहासकारों ने, उन्होंने इस पर कहा कि भाई ये नाम ठीक नहीं है थोड़ा, इसको इसीलिए कहा गया जंगल महल का विद्रोह। इस विद्रोह का दूसरा नाम जंगल महल का विद्रोह है, लेकिन परीक्षाओं में ज़्यादातर चुआर नाम से ही पूछा जाता है। जंगल महल का विद्रोह ये हुआ था दोस्त आपका 1766 से लेकर के 72, इसका पहला फेज चला था, और दूसरा फेज इसका चला था 1795 से लेकर के 1816। बंगाल में ही ये चला, बंगाल इस क्षेत्र में चला था, बंगाल क्षेत्र में, इसका क्षेत्र है बंगाल, एरिया बंगाल। कारण क्या था? वही भू राजस्व का बढ़ाया जाना। क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं वर्धित भू राजस्व, वर्धित भू राजस्व, वर्धित भू राजस्व, इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। और आगे आपका इसका नेतृत्व किसने किया, नेता कौन बने इसमें? तो इसमें नेता बने आपका कामगंजन, कामगंजन, और दूसरे इनके सहयोगी थे आपका तुबला सिंह। तुबला सिंह के बाद में कमान संभाली थी इसमें, जो दूसरा फेस इसका चला था इस समय पर, वो थे आपका दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह के बाद में एक विद्रोह देखने को मिलता है आपका, क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार करने लगी थी आपका कि जो जमीन है उस जमीन का हस्तांतरण, ट्रांसफर, किसानों से लेकर के, अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो जमीन का हस्तांतरण बाहरी, बाहरी लोगों के लिए करने लगे, बाहरी लोगों के लिए, ठीक है, बाहरी लोगों के लिए। आगे आएंगे, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 में, 1831 में, ठीक है। और ये इसका क्षेत्र क्या था कोल विद्रोह का, एरिया कौन सा है इसका? तो इसका क्षेत्र है झारखंड। झारखंड पहले किसका हिस्सा होता था, बताएं किस राज्य का? झारखंड। आप कहेंगे ये पहले होता था आपका झारखंड बिहार का हिस्सा, और बिहार किसका हिस्सा होता था? हमने आपको बताया जितना भी आज का आपका बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब हिस्सा हुआ करते थे बंगाल का, तो इसीलिए बहुत बार इसको क्षेत्र ऐसा बोल दिया जाता है बंगाल। तो क्षेत्र झारखंड, छोटा प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। और इसका जो कारण था कोल विद्रोह का, बाहरी लोगों को जमीन का हस्तांतरण होने लगा था, आउटसाइडर्स को, बाहरी लोगों को जमीन का हस्तांतरण, जमीन का हस्तांतरण, बाहरी लोगों को, तो वो जमीन का हस्तांतरण होना था, नहीं, ट्रांसफर ऑफ लैंड्स टू आउटसाइडर्स, ये इसका कारण बना। ट्रांसफर ऑफ लैंड्स, किसानों से हड़प करके, टू आउटसाइडर्स, और बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाया जाने लगा, खेती की भूमि उनको दी जाने लगी ताकि इनका जो संगठन है वो कमजोर किया जा सके। और इसका नेतृत्व किया, बहुत महत्वपूर्ण लिखना, इसका जो नेतृत्व किया वो किया बुद्ध भगत ने, जिनको बुद्धो भगत के नाम से भी हम जानते हैं। महत्वपूर्ण चुनना, ये नाम बहुत पूछा जाता, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बाद में आपका जो झारखंड क्षेत्र में ही आपका समुदाय थे हो और मुंडा, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हुए। हो और मुंडा विद्रोह, एक तो इकट्ठा है हो एवं मुंडा विद्रोह, एक मुंडा विद्रोह है, दोनों घटनाक्रम अलग अलग हैं। हो और मुंडा विद्रोह ये हुआ 1820 से लेकर के 37 तक। किस क्षेत्र में हुआ था? मुंडा समुदाय कहाँ पर रहता है बताएं? तो क्षेत्र था झारखंड, क्योंकि इनकी जमीनें भी क्या की जा रही थी, अधिग्रहण हो रहा था इनकी जमीनों को भी, ब्रिटिश सरकार उनको घेर रही थी। कारण क्या था?
अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण, एक्विजिशन, एक्विजिशन बाय ब्रिटिशियर्स, एक्विजिशन बाय ब्रिटिशियर्स। और इसका नेतृत्व किया था यहाँ पर जो राजा थे, राजा परहत। किसने किया? राजा परहत ने, राजा परहत ने इसका नेतृत्व किया। यहीं पर हमको साइड में मुंडा विद्रोह को भी समझना होगा, जो एक चर्चित विद्रोह है मुंडा जनजाति द्वारा, लिखना उसको, मुंडा रिवोल्ट, मुंडा विद्रोह। इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा कम से कम। ये चला था 1899 से 1900। किस किस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा का नाम सुना है? बिरसा मुंडा जी बहुत चर्चित है झारखंड में और पूजे जाते हैं वो। रांची में आप जानते हैं उनके नाम का एयरपोर्ट भी है। इसका जो क्षेत्र था इसका झारखंड। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश अत्याचार। कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये हो गए, उसके अत्याचारों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और नेतृत्व इसका किया था आपका, नेतृत्व किया था आपका बिरसा मुंडा, जिनको धरती बा के नाम से जाना जाता। बिरसा मुंडा, धरती बा, धरती बा के नाम से जाना। इनकी याद में एक दिवस मनता है भारत सरकार द्वारा, बताए कौन सा है? मुंडा विद्रोह। एक अन्य नाम और लिखना, इस मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान रिवोल्ट भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं, इनकी याद में मनता है आपका 15 नवंबर को एक दिवस मनता है, 15th ऑफ नवंबर को, जिसको बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस। बहुत बार पूछा जाता है जनजातीय गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ट्राइबल प्राइड डे, ट्राइबल प्राइड डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। और झारखंड में बहुत प्रचलित है। तो हो और मुंडा दोनों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ राजा परहत है, वहाँ आपका कौन है? बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा है। ऐसे ही साथ ही आपका ऐसे ही आपका विद्रोह हुआ संथाल क्षेत्र में। संथाल, संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? संथाल विद्रोह, संथाल, संथाल रिवोल्ट। ये 1857 की क्रांति से तुरंत पहले का था, 1855 से 56 तक चला। संथाल विद्रोह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है इस विद्रोह। और संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपका झारखंड में। कारण वही था, तीनों आंदोलनों का कारण एक ही है, ब्रिटिश अत्याचार। आप जानते हैं इस समय पर तो ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था। डलहौजी आप जानती है वो भूमि का अधिग्रहण कर रहा था, भूमि का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स इसका एक मेन रीजन बना। रीजन क्या रीजन था? एक्विजिशन ऑफ लैंड। और इसके जो नेता बने, जो नेतृत्व किया, मामा और बुआ के लड़के थे, क्या नाम है? प्रमुख व्यक्ति थे इसमें सिद्धो, सिद्धो कान्हू, और आपका चांद और भैरव, चांद और भैरव। महिला भागीदारी भी इसमें रही थी, ये बहुत प्रमुख है। ठीक है, संथाल विद्रोह। और एक आपका, हाँ, एक नागा विद्रोह, उसको भी नोट करना, नागा आंदोलन। हालांकि 1857 के बाद में चला था नागा मूवमेंट। इनका सिर्फ मकसद था नागा राज की स्थापना करना, शुरुआती दौर में, पूरा नहीं, बाद में बदल गया इनका उद्देश्य। नागा आंदोलन चला आपका 1905 से लेकर के 31 तक, जब भारत के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। और क्षेत्र इसका रहा कहाँ पर? क्षेत्र रहा मणिपुर, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था इसका? कारण
कारण था नागाराज की स्थापना। नागाराज की स्थापना। अंग्रेजों को इन्होंने मणिपुर में बहुत पीटा इस आंदोलन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा यूजीसी नेट में, हम आपको भी दिखाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था यहाँ से। तो नागाराज की स्थापना के लिए यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नेतृत्व ये शुरू किया था आपका जदोनांग ने। किसने? जदोनांग ने। और इनके बाद में फिर आपका रानी गेडिनल्यू। रानी गेडिनल्यू, आप जानते होंगे आज़ाद हिंद फौज थी हमारी, और नेहरू जी ने इनको नागा क्वीन कहा। इनको क्या कहा गया था? नागा क्वीन, नागाओं की रानी। ये किसने कहा था? एक तो आपका आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए ने, और साथ में आपका नेहरू जी ने। नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने। अब दरअसल में इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था? एक तो इन्होंने गुरिल्ला नीति, अंग्रेजों पर ये छुप करके। गुरिल्ला नीति बताओ भारत में किसने विकसित की? गुरिल्ला छापामार भारत में मैंने आपको बताया है किसने विकसित की थी इसको, गुरिल्ला छापामार। शुरुआत में तो ये नागाराज की स्थापना के लिए चले, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागाराज, लेकिन बाद में क्या हो गया, भारतीय जो साथी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक गांधीवादी विचारधारा से फिर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। देख लेना, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक ये बन गए, समर्थक। और इसी के लिए स्वरूप इन्होंने चलाया यहाँ पर क्या, हेराका आंदोलन। तो किसने? रानी गेडिनल्यू ने। हेराका मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था इन्हीं दिनों में? हेराका आंदोलन की प्रतिपादक भी ये रही आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जनजाति पूछी गई थी यूजीसी नेट में, किस जनजाति से थी? कि हम जनजाति की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी में जनजाति के नाम आ गए ना ज़्यादातर, संथाल, मुंडा। तो इनकी जनजाति थी रोंगमई, रोंगमई ट्राइब से थी, रोंगमई ट्राइब, रोंगमई ट्राइब से इनका संबंध है। समझ में आई बात? बोले जी भैया। महाराणा प्रताप जी ने, हाँ सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने, आपको वर्ष समझने होंगे। महाराणा प्रताप जी पहले रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज जी बाद में रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसको बाद में इस्तेमाल किया, पहले महाराणा प्रताप जी ने, क्योंकि वहाँ पर भी तो राजस्थान में भी तो आपका पहाड़ी स्थल थे, तो वहाँ पर उन्होंने उसको सबसे पहले आपका शुरू किया था, महाराणा प्रताप जी। ये सही आंसर है जिन साथियों ने दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है हमारे, जो आपको पता होने चाहिए। अब आप एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे अगर आपने ध्यान से कक्षा को सुना है। कूका आंदोलन क्या असम में हुआ था? मोपला विद्रोह क्या मालाबार में हुआ था? हाँ जी भैया। पॉलीगर विद्रोह क्या आपका साउथ इंडिया में हुआ? फराजी बंगाल में हुआ। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कूका हुआ था आपका पंजाब में। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाए। अवधि के आधार पर भारतीय किसान आंदोलनों को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? देखो ये डीएसएस भी लिखा हुआ है ना, इसके क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। एसएससी क्या करता है, 50% तो प्रीवियस ईयर रखेगा, पीवाईक्यू रखेगा, और लगभग उसमें से जो पीवाईक्यू है वो तो एसएससी का ही हो जाता है, और साथ ही 10 to 20% हमेशा डीएसएसबी के क्वेश्चंस होते हैं अच्छे, मेंस तक भी, आपका प्रीलिम्स तक। आप पिछले वर्षों को देख सकते हैं। तो 3 भागों में, 3 भाग कौन कौन से? नागरिक, किसान और जनजातीय। नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू, अभी पूछा गया पिछले वर्ष एचएसएल में। निम्नलिखित में से कौन मुंडा जनजाति से संबंधित एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? कूका आंदोलन असम का है, ये तो वही आ गया आपका क्वेश्चन, यही हो जाएगा। कूका आंदोलन भैया पंजाब का है। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पाबना, तो पाबना कहाँ पर हुआ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे? वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पर हुआ था आपका बताएंगे जी? त्रावणकोर में। कहाँ पर? केरला में हुआ था, केरला में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पाइका विद्रोह 1818 आपका उड़ीसा में, क्या बोलोगे, ये भैया जब उनके जो सैन्य भूमि मिलती थी उसको उनको से छीन लिया गया, बक्सी जगबंधु थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? कर पा रहे होगे ना क्वेश्चन? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना एकाग्रता के साथ में, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याद रख लेना। धीमी आवाज में पढ़ा करो, एकदम से शांत माहौल में,
घर में पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, तो ये नियम याद रखो कि एकदम से शांत हो करके और एकदम से एकाग्र होकर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह ने 1822 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। क्या बोलोगे? संथाल विद्रोह। वैसे भी इसके नेता कौन थे? सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, बिरसा मुंडा वो 1899 का। ठीक है, तो संथाल विद्रोह ही गलत हो गया। रंगपुर विद्रोह हम जानते भी नहीं है, मैंने कहा ना बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन हमको जो पता है मुख्य तो उससे हमारा प्रश्न बन जाए। कोल विद्रोह बुद्ध भगत के। सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो इन्होंने क्या चलाया था आपका, ये सब आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, अलीगढ़ आंदोलन भारत का जब स्वाधीनता संग्राम के समय के आएंगे आपका, क्या बोलेंगे, बहावी आंदोलन के। इसके बहावी आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? पंजाब से शुरू किया गया था। कहाँ से? पंजाब से। गुरु शिष्य और राम सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उसके नेता के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? बताओ फटाफट से आंसर आए तो आप कहेंगे त्रोत सिंह नहीं थे। कोल विद्रोह के बुद्ध भगत थे, हाँ जी। अहोम के गोमधर कुंवर थे। पाइका के आपका बक्सी जगबंधु थे। पागलपंथी विद्रोह हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि पागल पंथ की स्थापना कभी भी पूछे तो क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा करम शाह। और करम शाह के बाद में उसको टीपू मीर ने संचालित किया जगह जगह। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदारी पासी हैं। कौन है? मदारी पासी। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू मांझी थे। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। निम्नलिखित में से कौन रानी गडिल्यू के बारे में सही है? रोंगमई जनजाति की थी, ये हमने बताया ना, नेट में पूछा गया पिछले। हैरा का आंदोलन से जुड़ी हुई थी, हाँ जी। गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करने लगी थी बाद में, शुरुआत में तो नागाराज के लिए शुरू किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला नीति लड़ी, हाँ जी। क्या हो जाएगा? सभी ठीक हो जाए, ए बी सी सभी ठीक हो जाए। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की रानी गेडिनल्यू, इनको नहीं भूलना। 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? अल्लूरी सीताराम राजू को, ये तो हमने बताया नहीं आपको। अल्लूरी सीताराम राजू, तो यहाँ पर हाँ, इसको नोट करें, एक बार अपने नोट्स में जाएं। यहाँ पर आपको 2-3 आंदोलन और बता देते हैं हम। जैसे एक ताना भगत आंदोलन, शॉर्ट में लिखना भैया। एक तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, इनके वर्ष और नेतृत्व याद रख लेना बस। ये चला था आपका 1914 से 15, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और इसका जो लीडरशिप थी वो थी जतारा भगत और बलराम भगत। किसके हाथ में थी? जतारा भगत और बलराम भगत। बलराम भगत। एक आपका प्रथम रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह को याद रखें, लिख रहे हैं ना भैया। प्रथम रंपा विद्रोह, फर्स्ट रंपा रिवॉल्ट 1879, ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और साथ ही इस पे जो नेता थे आपका, इसमें तो जो है भीड़ बनी थी, भीड़, या बोले जो आपका कारण क्या था? रंपा विद्रोह था। ताड़ी समझते हो? ताड़ी जो शराब होती है, कच्ची शराब, तो पहले ताड़ी चलती थी देश भर में, तो उस ताड़ी पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद में रंपा विद्रोह शुरू हो गया था आपका मद्रास क्षेत्र में। इसी के बाद में आया द्वितीय रंपा विद्रोह, द्वितीय रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। द्वितीय रंपा विद्रोह जो शुरू हुआ आपका वो 1922 से 24 तक चला था, 1922 से 24 तक। और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1924 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? और कारण क्या था इसका? कारण क्या था द्वितीय रंपा विद्रोह का? साहूकारों द्वारा शोषण, साहूकारों द्वारा शोषण। याद है मनी लैंडर जो थे वो कैसे शोषण करते थे? पैसा कुछ दिया और लोगों से उच्च ब्याज दर दगा के, आज भी होता है देश में। इनको 1924 में, यही क्वेश्चन है हमारा। उससे अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? मई 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया। तो होमवर्क तो अब आपके लिए बचा नहीं, अब होमवर्क हम आपको देंगे। आज हम आपका कमेंट सेक्शन पढ़ना चाहेंगे साथ ही, हालांकि मैं रोज़ ही पढ़ने का प्रयास करता हूँ उसको, नहीं तो कभी छूट जाता है, तो वीकेंड पे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे, आज आपका होमवर्क है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो।
मैंने आपसे कहा था मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मैनिफेस्ट किया होगा, उसमें कुछ आपका ड्रीम रहा होगा, मैनिफेस्टेशन में ड्रीम होगा ना कुछ, उसको देखा होगा। हमने आपको बताया था मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना है। और मैनिफेस्टेशन में फिर मैंने कहा था अपने डर लिखो, आपके डर क्या हैं जो आपको उस चीज़ को करने से रोकते हैं, ठीक है ना। अब उस प्रोसेस को अपनाएंगे वापस। प्रोसेस यही है कि देखो, अपने पेट के फूलने और पिचकने पर ध्यान देना, फूलने और पिचकने पर ध्यान। इसका मतलब क्या, 4 सेकंड सांस लो, पेट फूल रहा है, और जब पेट आपका फूल रहा है तो अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपने अब तक सोची थी उन सबको इकट्ठा करो। अच्छा, मैं इस बात से डरता हूँ, मेरे अंदर अभी योग्यता कम है, अच्छा मेरा गणित अभी कमज़ोर है, तो उसको बबल बनाओ, उसका इकट्ठा करो उन सारी चीज़ों को, बड़ी सी गेंद क्रिएट करो मस्तिष्क, ठीक है, स्पेस बनाओ, काली गेंद। और जब आपका सांस आप छोड़ रहे हैं 4 सेकंड के बाद में, तो 4 सेकंड तो उसको क्रिएट करो, 4 सेकंड जब उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि आपका कुंभक रेचक प्रक्रिया के दौरान जब आप उसको छोड़ रहे हैं आप प्राणायाम के थ्रू, तो वहाँ पर उसको आपको ख़त्म करना है कि वो गेंद अब खटती जा रही है। तो आपका जो डर है ना साथी, उसको आप डर को अपने को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और कोई रीज़न नहीं है। क्या होगा, आप अपने डर को आइडेंटिफाई कर पाओगे और धीरे धीरे वो कम होगा। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, हम 3 चरणों पर उसके पहुंच चुके हैं। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे उसको क्रमवार तरीके से समझ रहे होंगे, और देखना एक दिन हम एक ऊर्जावान साथी की तरह होंगे, और हमको किसी चीज़ का भय नहीं होगा। स्थिति परिस्थिति का सलेक्शन होने ना होने का भय हम दूर करेंगे साथी, कि आपको एक मतलब लड़ाके की तरह रहना है कि हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ही सब कुछ बनेगा या उसी के द्वारा सब कुछ हल होगा, कोई और रास्ता होगा, उसको अपनाएंगे, ठीक है? तो आप अपने एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिखना, एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिखना, है ना। एग्ज़ाम का नाम लिखना अपने का ज़रूर, आप किस एग्ज़ाम को, मतलब 1 2 3 एग्ज़ाम तो आपकी, आपका पहला ये मेरी प्राथमिकता ये है, दूसरा प्राथमिकता मेरी ये है, तीसरा मेरी प्राथमिकता ये, 2 3 एग्ज़ाम के नाम लिख, ओके। और बाद में ज़रूर लिखना जो साथी वीडियो बाद में देखें। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, कल मिलते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ साथी, फ्राइडे आपकी कक्षा नहीं होगी, एक शेड्यूल है, एक मीटिंग है उसकी, ठीक है, वो काफ़ी लंबी चलेगी, आप ही लोगों के बारे में, आप ही लोगों के अच्छे के बारे में है। ख्याल रखना, नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।